नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 9 की। हमने बच्चों जैसा कि पढ़ा हुआ है कि शेर शाह सूरी जैसा शक्तिशाली शासक किस तरह से हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है और 5 वर्षों तक उसने शासन किया हुआ था। इसी पाठ 9 का हम आज प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक कैसे बना। उत्तर, शेर शाह सूरी सासाराम की छोटी सी जागीर से उठकर दिल्ली का बादशाह बन गया। शेरशाह ने जनता के कल्याण, आर्थिक सुधार से लेकर युद्ध रणनीति तक सभी क्षेत्रों में अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन किया। कहने का आशय ये है बच्चों कि शेर शाह सूरी ने जो है जनता के कल्याण, कहने का आशय उन्हें जो है कि चाहे कर की माफ़ करना हो, कर को माफ़ करना हो, या उन्हें अकाल के समय जो है कि अनाज देना हो, या फिर जो है कि उनकी आर्थिक सहायता करना हो, इन सब चीज़ों को शेरशाह ने बड़े ही जो है कि उत्साह से किया। फिर आर्थिक सुधार में हमने देखा ही है, आप पढ़े होंगे जिन जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है किस तरह से उसने आर्थिक सुधार किए हुए हैं। फिर युद्ध रणनीति, आप देखिए कि युद्ध किस तरह से उसने जो है कन्नौज का युद्ध जीता, चौसा का युद्ध जीता, फिर इसके बाद उसने जैसे खक्खरों को पराजित किया, तो उसने कितने बेहतर तरीके से अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। तो उसका वो युद्ध जो ये क्षेत्र जो है या उसका जो पूरा योगदान है वो अद्वितीय योगदान था। उसने चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी और कन्नौज के युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का बादशाह बन गया। वह 1540 में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का बादशाह बन गया। फिर प्रश्न ख है, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। बच्चों, राजस्व का मतलब होता है कि जो खेतों से अनाज हो रहा है उस पर कर कैसे लगाया जाए, या भूमि की माप कैसे की जाए, या भूमि की पैमाइश कैसे की जाए, इन्हीं संबंधी सुधारों को हम राजस्व संबंधी सुधार कहते हैं। तो देखते हैं उत्तर, शेर शाह सूरी ने 5 वर्षों के शासनकाल में अनेक आर्थिक, प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए जो आगे के शासकों के लिए पथ प्रदर्शक रहा। उसके राजस्व संबंधी सुधार निम्नलिखित थे। पहला, उसने उपज के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया, जैसे उच्च, मध्यम और निम्न उपज की भूमि। अच्छा बच्चों, ये जो भूमि का उसने बंटवारा किया हुआ है, इसी के आधार पर वो कर भी लगाता था। जैसे उच्च उपज मतलब जहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती थी, बहुत उन्नत उत्पादकता होती थी, वहाँ पर वो क्या करता था कि कर की दर अच्छी लगाता था, बढ़िया कर लगाता था। फिर मध्यम, जहाँ पर मतलब कहने का आशय जहाँ बहुत अच्छी खेती होती है उससे कम खेती वाली भूमि जो होती थी उस पर कुछ कम टैक्स लगाता था। और जो निम्न प्रकार की भूमि जैसे बंजर भूमि हो गया या परती भूमि हो गया, ऐसे भूमि को वो जो है कि कई बार तो बिना जो है किसी पैमाइश के या बिना किसी कर के ही किसानों को दे देता था कि आप खेती करिए और खेती करके इसको बेहतर जो है भूमि के रूप में परिवर्तित कीजिए। तब जब वो बहुत अच्छी भूमि हो जाती थी तब उस पर टैक्स लगाया जाता था। मतलब इतना बढ़िया बंटवारा आज तक चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो, उन सब ने नहीं किया हुआ था जितना बेहतर बंटवारा शेर शाह सूरी ने किया हुआ था। दूसरा, उसने भूमि की पैमाइश करवाई और भूमि नाप की इकाई गज थी। देखिए बच्चों, उसने भूमि की पैमाइश करवाई कि भाई एक किसान के पास कितनी भूमि है, पूरे किसानों के पास, पूरे गांव के पास कितनी भूमि है, और उसी के आधार पर उसने लगान निर्धारित किया। और भूमि माप की इकाई क्या थी? गज थी। तीसरा, किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए किसानों से पट्टा और कबूलियत लिया जाता था। कबूलियत हमने बच्चों बताया हुआ था कि किसान के पास जो ज़मीन थी उसको लिखित रूप में सरकार को देना पड़ता था, और सरकार उस पर जो कर लगाती थी या जो कर की दर थी, फिर सरकार एक जो है कि लिखित विवरण किसान को देती थी कि आपकी जो आपका खेत है उस पर इतना टैक्स लगेगा, तो उसको पट्टा बोला जाता था। तो इस तरह से क्या होता था कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार करते थे वो अब नहीं कर पाते थे, अब उनको तय जो है दर है उसी पर से लगान लेनी पड़ती थी, और जितनी भूमि थी उतनी भूमि पर ही लगान लेनी पड़ती थी। तो इस तरह से जो भ्रष्टाचार था उसको मिटाने का उसने प्रयास किया। चौथा है, अकाल और संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति एवं किसानों को राशन उपलब्ध कराया जाता था।
देखिए उसके ये कल्याणकारी कार्य हैं कि अकाल हो गया, कहीं सूखा आ गई, कहीं बाढ़ आ गया और कहीं युद्ध हो रहा है, तो उसके कारण जो है कि जो भी फसलों का नुकसान होता था तो उनकी फसलों की भरपाई करने के लिए वो उनको क्षतिपूर्ति देता था, अनाज बंटवारता था और कई बार जो है राशन भी वितरित करता था कि ताकि किसानों को भोजन की समस्या न उत्पन्न हो। प्रश्न ग, प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह सूरी ने क्या किया? उत्तर, शेरशाह सूरी ने प्रजा हित में अनेक कार्य किए। पहला, शेरशाह सूरी ने यात्रियों और व्यापारियों की सुविधा के लिए सड़क और सरायों का निर्माण करवाया। हमने जैसा कि बताया है बच्चों, 4 उसने सड़कों का निर्माण करवाया था, जिसमें आपने देखा था कि बंगाल के सोनार गांव से लेकर जो है सिंध के अटक तक, फिर इसके बाद जो है कि लाहौर से मुल्तान तक, फिर हमने देखा था आगरा से बुरहानपुर तक, फिर आगरा से देखा था चित्तौड़गढ़ तक। 4 सड़कों का उसने निर्माण करवाया था। और एक चीज़ आप और हमको याद करके बताइए, ग्रैंड ट्रंक रोड किसे बोला जाता है? उसी को जो दिल्ली से होते हुए बंगाल के सोनार गांव तक जाता है और उधर जो है कि अमृतसर होते हुए अटक तक चला जाता है। उसी मार्ग को लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया था। और व्यापारियों के सुविधा के लिए सराय का निर्माण करवाया था। हमने आपको बताया था कि यात्रियों को ठहरने के लिए, उनके भोजन पानी की व्यवस्था के लिए सराय का निर्माण करवाया था। इसका उपयोग डाक के रूप में भी किया जाता था कि जब भी किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में डाक का वितरण किया जाता था तो इन्हीं सरायों के माध्यम से एक सराय दूसरे सराय को पहुंचाता था, दूसरा सराय तीसरे सराय को पहुंचाता था, चौथा सराय 5वें सराय को पहुंचाता था। इस तरह से कोई पत्र होता था तो वो गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता था, इसलिए सरायों का निर्माण करवाया गया था। अगला देखते हैं सेकेंड, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाएं, विश्राम के लिए सराय बनवाएं तथा पानी के लिए कुएं खुदवाएं। ये देखिए कितने जन कल्याणकारी कार्य थे। तीसरा, शेरशाह ने शिक्षा के लिए मदरसों और मकतबों का निर्माण करवाया। देखिए बच्चों, जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो शिक्षा के लिए आपको प्रेरित करेगा कि आप शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जिससे आप किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी के शोषण से बच सकते हैं। अगर आपको पता ही ना हो कि आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार जैसे हम जानते हैं ना मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जब आपको पता ही नहीं कि समानता का अधिकार है तो आप किसी के शोषण का कैसे विरोध कर सकते हैं? तो आपको शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे ना कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो व्यक्ति पी लिया वो शेर बन जाता है। चौथा, शेरशाह ने अपाहिजों गरीबों की सहायता के लिए दिल्ली में लंगर लगवाया, जिसमें 500 अशर्फियाँ प्रतिदिन दान करता था। जैसे कोई गरीब हो गया, बेसहारा हो गया, भिखारी हो गया, इनको वो 500 अशर्फियाँ प्रतिदिन जो है दिल्ली में दान करता था। तो इस तरह से उसके कल्याणकारी कार्यों को आप देख सकते हैं। फिर प्रश्न घ, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, शेरशाह ने प्रशासन में इस तरह से सुधार किया जो अकबर जैसे शासक को मार्गदर्शन प्रदान किया। उसने प्रशासन को केंद्र, प्रांत, जिला, परगना और ग्राम में विभाजित किया। आप बच्चों ये जो प्रांत है, राज्य है, उसके बारे में आप पता करिए कि आपका कौन सा राज्य है, जिला आप पता करिए कि आपका कौन सा जिला है, परगना आप पता करिए कौन सा परगना है और ग्राम कौन सा है। इसके बारे में आप पता करिए और कमेंट हमारे जो है कि कमेंट करिए इस पर कि कौन कौन सा आपका जिला है। तो देखिए, केंद्र में सुल्तान प्रमुख था जो सैन्य, न्याय और प्रशासन का मुखिया होता था। सैन्य का मतलब अगर सुल्तान आदेश दे दे कि नहीं जो है कि इनसे युद्ध करना है तो सेना युद्ध करती थी। अगर किसी को कह दे कि नहीं इनको फांसी दे दी जाए, इनकी जीभ कटवा दिया जाए या इनको जेल में भर दिया जाए तो उनको जेल में भर दिया जाता था। प्रशासन अगर वो कह दे कि नहीं यह राशन की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो राशन नहीं वितरित होता था। अगर उसने कह दिया कि नहीं जो है कि यहाँ नहर बनेगी तो वहाँ नहर बन जाती थी। तो कहने का ऐसा पूरा नियंत्रण जो है वो सुल्तान के हाथों में था। केंद्र के अंतर्गत कई प्रांत थे, आज के जैसे राज्य होते हैं उन्हीं को प्रांत बोला जाता था, थे जिन्हें सूबा कहा जाता था, जिनका प्रमुख सूबेदार होता था जो प्रांत में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। सूबेदार का काम होता था कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए, कोई अगर उपद्रव करे, कोई विद्रोह करे उसको दबाइए और वहाँ से जो भी कर राजस्व एकत्रित हो रहा है उसको केंद्र के खजाने में भरिए।
फिर जबकि सूबे के अधीन कई जिले थे जिन्हें सिख कहा जाता था, जिनका प्रमुख सिकदार ए सिकदारान होता था। जिला का विभाजन परगना में जिसका प्रमुख सिकदार होता था। इसके अलावा परगना में कोषाध्यक्ष और अन्य अधिकारी होते थे। सिकदार सिकदारान का काम था कि अपने ज़िले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, उसमें जो है कि कोई विद्रोह न कर दे, कोई उपद्रव ना कर दे, इसकी देखभाल करता था। फिर जिले का विभाजन आपने देखा परगने में होता था, ये इसमें भी सिकदार नामक अधिकारी होता था। और इसके अलावा कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष जिसका काम था कि जो भी करा रहा है उसको देखना, कितना कराया है, कितना प्रशासन के लिए खर्च हुआ है, उसकी जो देख रेख करता है, लेखा जोखा करता है, उसे कोषाध्यक्ष बोला जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका प्रमुख मुकद्दम था जो प्रशासन का कार्य देखता था। इसके अलावा ग्राम में पटवारी और चौकीदार भी था। आप देखेंगे कि गांव का सबसे प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता है। उस समय कौन था? मुकद्दम या चौधरी उसे बोला जाता था। इसके बाद जो है कि ग्राम में एक पटवारी जो लेखपाल होते हैं वो होते थे और एक चौकीदार होता था जो है कि गांव की सुरक्षा व्यवस्था देखता था। ये आपके पूरे अधिकारी थे। तो आपने बच्चों पहले भी अगर प्रशासन अगर देखा हो तो उसमें बहुत अच्छी तरह से प्रशासन का बंटवारा किया गया था। आपका देखिए बच्चों प्रश्न पहला जो है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये हो गया है आपका। अब दूसरा, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जो सही हैं उन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। क, शेरशाह सूरी ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की थी। हमने बताया सराय का काम क्या होता था, डाक चौकी के रूप में वो काम करते थे, तो ये सही है। ख है सरकार की तरफ से किसानों को कबूलियत दिया जाता था, ये गलत है। किसान जो है सरकार को कबूलियत देते थे कि भाई हमारी इतनी भूमि है, ये आप विवरण ले लीजिए। परगने का सबसे बड़ा अधिकारी सिकदार ए सिकदारान होता था, ये गलत है। परगने का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? सिकदार होता था, जबकि जिले का प्रमुख अधिकारी सिकदार ए सिकदारान होता था। और घ देखिए, भूमि के नाप की इकाई मीटर थी। आपको पता है भूमि के नाप की इकाई गज थी। यही गज ए सिकंदरी, जो सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी चालू किया था, वही जो है भूमि माप की इकाई शेरशाह सूरी तक चली। ठीक, आपने ये चारों देख लिया। तीसरा, निम्नलिखित के बारे में नीचे दिए गए स्थान में एक वाक्य में लिखिए। चौसा का युद्ध, आप जानते हैं चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ। ख है देखिए, शेर ए मंडल, दिल्ली में अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप शेर शाह ने बनवाया। इसे शेर ए मंडल हमने दिखाया था, शेर ए मंडल जब आपको पढ़ाया है तो उसमें दिखाया है। फिर सासाराम, बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। एक बार फिर बच्चों हम दिखा दे रहे हैं आपको शेर ए मंडल और सासाराम, आप देख लीजिए। देखिए बच्चों, ये जो है कि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। कितना बेहतर और कितना सुंदर है। देखिए चारों तरफ जो है झील है और इसके बीच में उसने मकबरा अपना बनवाया हुआ था। इसके बाद आप देखिए ये भी चारों तरफ देखिए कितनी सुंदर झील है, ये जाने के लिए रास्ता है। इसके बाद कितना बेहतर उसने अपना मकबरा बनाया हुआ है। और ये देखिए आपका शेर ए मंडल है। ये शेर ए मंडल जो है वो दिल्ली में इसने बनवाया हुआ है। ये देखिए शेर ए मंडल है। बच्चों इस तरह से आपका पूरा समाप्त होता है और हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।